Hello everyone, this is Rahul Nayan and I am going to explain electrical resistance and factor affecting electrical resistance. एक्सप्लेन किया है, जिसने भी ओम्स लॉ को नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक आउट देयर। ओके, सो हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जिसे कि आर से डिनोट किया जाता है, इसे सिंपली रेसिस्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट। मतलब किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, तो कंडक्टर उस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकता भी है, ये भी इसका प्रॉपर्टी होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बोला जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज़ द मेजरमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रकल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। मतलब इलेक्ट्रिक करेंट के फ्लो होने में कितना अपोजिशन मिल रहा है या ऑब्स्ट्रकल मिल रहा है कंडक्टर के थ्रू, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बोलेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं डेल्टा वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। तो करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करने का मतलब है यदि एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। सपोज करो यदि रेसिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, R की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि I का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो व्हेन R इंक्रीजेज I डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। मतलब कि जब हम R को डिक्रीज करेंगे तो I इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं करेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का। तो यहाँ से भी पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में ये मतलब बाधा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जैसे जैसे बढ़ता है करंट का वैल्यू कम हो जाता है। तो ये क्या है, इसलिए इसको बोला गया है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मतलब रेसिस्ट करने की एबिलिटी, ठीक है। तो करेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। यहाँ ये बात समझ में आई, चलो ठीक है। और यहाँ से हम लोग यूनिट देखते हैं। अगर यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं आर इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन आई। तो डेल्टा वी का यूनिट हो जाएगा वोल्ट और आई का एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, या इसे हम लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर इनवर्स, या इसी को बोला जाता है ओम। क्या बोला जाता है, ओम। और इसे डिनोट किया जाता है ओमेगा सिंबल से, ठीक है। तो यूनिट रेसिस्टेंस का ये हो गया। और रेसिस्टेंस क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाई कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में जितना अपोजिशन कंडक्टर के द्वारा दिया जा रहा है उसी का मेजरमेंट है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। अब हम 1 ओम का मीनिंग समझते हैं कि 1 ओम का मतलब क्या होता है। तो 1 ओम का मतलब होता है, सपोज करो ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई करने की ज़रूरत है वो कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट, ठीक है। मतलब कि यदि 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट है, तब इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो कहलाएगा R इक्वल टू 1 ओम, ओके। तो इसका मतलब 1 ओम का मतलब क्या हो गया, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट होगा, तो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा। तो सिंपली इसी तरह समझ सकते हो कि 10 ओम का मीनिंग क्या है। फिर R इक्वल टू 10 ओम का मतलब है, सपोज करो ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस 10 ओम है। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इस कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए हमें इस कंडक्टर के अक्रॉस कितने वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी, 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तब 10 वोल्ट लगाने से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो हम बोलेंगे कि इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 एम्पियर करंट को फ्लो करवाने के लिए केवल 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट है, मतलब इसका रेसिस्टेंस कम हुआ। और यहाँ वही 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए हमें
ज़्यादा पावरफुल बैटरी का ज़रूरत पड़ा जो कि 10 वोल्ट है, इससे 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो इसका रेसिस्टेंस भी 10 टाइम्स देखो ज़्यादा है, मतलब ये करंट को ईजिली फ्लो होने नहीं दे रहा है। हमें 1 एम्पियर करंट को फ्लो करवाने के लिए 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का ज़रूरत पड़ा, तो इसका रेसिस्टेंस 10 ओम कहलाया। तो मतलब सिंपली ये हुआ कि किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कहलाएगा। द फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज रेसिस्टेंस जो होगा किसी भी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके लेंथ का। मतलब सपोज करो ये एक कंडक्टर है जिसका की लेंथ L है और इसका रेसिस्टेंस कितना है R है। अब यदि एक कंडक्टर लूं जिसका की लेंथ n टाइम्स इससे ज़्यादा है, मतलब कि NL है, ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस भी n टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। मतलब लेंथ को यदि मैं डबल करूंगा तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ को यदि मैं 3 टाइम्स करूंगा तो रेसिस्टेंस भी 3 टाइम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये हो जाएगा R इक्वल टू या R डैश इक्वल टू NR। पहले R था रेसिस्टेंस, अब कितना हो जाएगा NR हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, यहाँ केवल लेंथ वेरी कर रहा है, ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम, दैट इज मतलब कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है। ऐसे देखने में यहाँ ये थोड़ा ज़्यादा थिकर बना दिया हूँ, लेकिन तुम्हें मान कर चलना है दोनों क्या है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है। जैसे कि ये कॉपर का है तो ये भी किसका है, कॉपर का है, और दोनों सेम टेम्परेचर पे भी है, केवल वेरी कौन कर रहा है, लेंथ। तब क्या होता है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। मतलब कि ये L का R है तो NL का क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। मतलब कि क्या हुआ, R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 लिख सकते हैं हम, और कोई दूसरा कंडक्टर है R2 वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। तो यहाँ से ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों का रेशियो यदि हम ले लेते हैं तो R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2। अगेन यहाँ पर अदर सारे फैक्टर जैसे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल, ये सारे कांस्टेंट है, वो सब वेरी नहीं कर रहा है, केवल लेंथ वेरी कर रहा है। तब हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये एक कंडक्टर है, इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये एक कंडक्टर है जिसका कि लेंथ कितना है, सपोज करो 2 मीटर, और इसका रेसिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है। अब हमें एक दूसरा कंडक्टर है, और इसका रेसिस्टेंस हमें फाइंड करना है, कितना आएगा। ये मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। या इसे कर लो 1 मीटर, इसे कर लो 3 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो दो कंडक्टर दिया हुआ है, इसका रेसिस्टेंस 5 ओम है और इसका हमें R2 फाइंड करना है। दोनों कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, दोनों सेम मटेरियल का भी बना हुआ है, मतलब ये यदि एल्युमिनियम का है तो ये भी एल्युमिनियम का है, ठीक है। केवल अलग क्या है, तो लेंथ। तब हम जानते हैं क्या, यहाँ पे देखो L1 कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, L2 कितना है 3 मीटर, ठीक है। तो हम लगाएंगे R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2। R1 कितना है 5 ओम अपॉन R2 कितना है, ये हमें फाइंड करना है, इक्वल टू L1 कितना है 1 मीटर अपॉन L2 कितना है 3 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा, R2 इक्वल टू R2 इधर मल्टीप्लाई गया तो ये आ जाएगा 15 ओम, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम ये वाले रिलेशन का यूज कर सकते हैं। ऐसे भी हम लोग जानते हैं ना, देखो इसका 5 ओम था 1 मीटर में, लेंथ को 3 टाइम्स किया गया है 3 मीटर, तो रेसिस्टेंस भी देखो 3 टाइम्स हो गया है, 15 ओम हो गया है। सेकेंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर है
और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज करो ए है, तो रेसिस्टेंस जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि यही सेम लेंथ का एक कंडक्टर और लेता हूं, जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया n टाइम्स ए है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया n टाइम्स ज़्यादा है, मतलब ये देख सकते हैं ना, इससे ज़्यादा है। लेकिन लेंथ दोनों का सेम है, दोनों सेम मटेरियल का है, मतलब ये अगर एल्युमिनियम का है तो ये भी एल्युमिनियम का ही होना चाहिए, ठीक है। तब ये जो होगा रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1, R2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना, 1/A1, R2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A2। तो यहाँ से हम रिलेशन क्या आएगा, अगर दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो R1/R2 इक्वल टू A2 ऊपर चला जाएगा और A1 नीचे आ जाएगा, ये ठीक है। और इस रिलेशन का यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो एक एग्जांपल से देखते हैं हम। यहाँ पे देखो, इसका रेसिस्टेंस यदि R होगा तो इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं R डैश कितना हो जाएगा, तो R डैश जो होगा R/N होगा, मतलब इसका रेसिस्टेंस कम होगा। वैसे भी देख सकते हैं ना, जब ये ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन ईजिली इसमें फ्लो कर सकते हैं, जबकि इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए कम जगह है ना, और इसमें ईजिली फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस भी क्या हुआ, कम गया क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो देखो ये रिलेशन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो ये एक सपोज करो कंडक्टर है, इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक दूसरा कंडक्टर है, इसका रेसिस्टेंस R2 क्या है हमें फाइंड करना है, और इसका जो दोनों का लेंथ सेम है, ये यदि L है तो ये भी L है, L सेंटीमीटर, ये भी L सेंटीमीटर, और दोनों सेम मटेरियल का भी है, ठीक है। मतलब यहाँ केवल वेरी कौन कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि ये रेसिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं रिलेशन R1/R2 इक्वल टू A2/A1। तो यहाँ से R1 कितना है 10 ओम, R2 कितना है, R2 हमें फाइंड करना है, इक्वल टू A2 कितना है, तो A2 है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, जबकि A1 कितना है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 भी 2 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू आ जाएगा 2 ओम। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया को 5 टाइम्स किया गया है तो रेसिस्टेंस 5 टाइम्स से कम हो गया है, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तब आएगा ना 2 ओम। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया। तीसरा फैक्टर जो कि रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब कोई कंडक्टर जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका नेचर क्या है, उस पर भी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि देखो अलग अलग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होगा, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे कॉपर में अलग होगा, एल्युमिनियम में अलग होगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है उससे भी तो करंट क्या होता है, इफेक्ट होता है ना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना ईजिली करंट फ्लो कर पाएगा, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कंडक्टर में कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल का फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अलग अलग होता है। उसके बाद एटम्स का अरेंजमेंट भी, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इस पे भी
इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे कि एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर ऐसा तो है नहीं कि केवल और केवल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एटम्स भी है, एटम से ही फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और वो मूव करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद वो आयन बचेगा ना, ठीक है। तो वो सब भी तो है और प्लस में इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसका ये एटम का अरेंजमेंट क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना इजीली फ्लो कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो इससे कोलाइड करेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये कोलाइड करेगा। तो बहुत ज़्यादा ये मतलब इन सारे ऑब्स्ट्रकल को ओवरकम करते हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, इस कंडक्टर के होते हुए फ्लो करना है, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग, एटम का अरेंजमेंट अलग, इसलिए ये जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। सपोज करो सिल्वर का है या कॉपर का है या एल्युमिनियम का है, इस पे भी डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये अलग अलग मटेरियल पे इसका इफ़ेक्ट अलग अलग होता है। सपोज करो एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में हम यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है क्या होगा, और डिक्रीज कर जाएगा। मतलब कि सेमीकंडक्टर को जैसे ही और हीट करेंगे ना तो इसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और कम हो जाएगा, मतलब ये करंट को ईजिली फ्लो होने देगा। सेमीकंडक्टर जैसे कि सिल हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सब सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है जिसका कि वैलेंस सेल कितना होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो रेसिस्टेंस घट जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो थोड़ा सा चलो जान लो कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है हम लोग जानते हैं करंट किसके कारण होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण इसका जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब कि मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो इसका ये रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, ईजिली वहाँ करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। और यदि बात करें एक इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर में हम लोग जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर पे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है अनटिल एंड अनलेस जबकि इसके अक्रॉस बहुत ज़्यादा वोल्टेज ना अप्लाई कर दिया जाए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या हो सकता है, इसका जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा और वो फ्री हो जाएगा। बहुत हाई टेम्परेचर पे ये पॉसिबल है, लेकिन इन जनरल, ठीक है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडरेट टेम्परेचर पे इसका जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है ना। आर डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। लेकिन ये बात क्या है, एट मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा एलवाई का। तो अगर एलवाई जो कि क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एलवाई का तो इसका रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, लेकिन बहुत बहुत कम, ये निग्लिजिबल मानकर चल सकते हैं कि लगभग कांस्टेंट ही होता है ना, ऑलमोस्ट इट्स रेसिस्टेंस रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, मतलब ये ज़्यादा वेरी नहीं करता है, ठीक है। अगर एक एलॉय है उसको हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेसिस्टेंस पे ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा, ठीक है ना। एलॉय के इसी प्रॉपर्टी के कारण रजिस्टर बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एलॉय का ही रजिस्टर बनाते हैं, क्योंकि ये हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। तो हमने सारे फैक्टर को देख लिया है। तो मैंने क्या देखा है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर,
इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 एंड रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब मैं 1 और 2 को दोनों को कंबाइन करता हूँ। ठीक है, ऑन कंबाइनिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, तो R इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे रो आता है, तो R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, जहाँ पे R है कंडक्टर का रेसिस्टेंस, ये कंडक्टर है। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस R है, जहाँ पे इसका लेंथ क्या है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A। ठीक है, और तो देखो R इक्वल टू रो L बाई A ये आया, जहाँ पे रो को क्या बोला जाता है, तो रो एक कांस्टेंट है, मतलब कि रो का वैल्यू रेसिस्टेंस पे या तो लेंथ पे या तो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले इसका नाम क्या दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या इसका दूसरा नाम भी है, इसे क्या या बोला जाता है रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसका दो नाम है, जो बोलना यूज कर लेना। ठीक है, तो ये देखो ये क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे ये वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। रो जो कि रेसिस्टिविटी है, किसी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। शेप और साइज कहने का मतलब है क्या, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो रो का वैल्यू जो है ये सब पे तो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए ये क्या है, कांस्टेंट है ना, तो ये डिपेंड ना तो एल पे करेगा ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे करेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब कोई कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर का है, सिल्वर का है या एल्युमिनियम का है, उस पर डिपेंड करेगा रो का वैल्यू, रेसिस्टिविटी का वैल्यू। मतलब रेसिस्टिविटी का वैल्यू अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। ठीक है, सिल्वर का अलग होगा रेसिस्टिविटी, कॉपर का अलग होगा, ठीक है, एल्युमिनियम का अलग होगा। ठीक है, लेकिन ये शेप साइज मतलब कि लेंथ कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और एक टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम देखा कि किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और रो किस पे डिपेंड करता है, 2 फैक्टर पे, टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं आर जो है 4 वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग रेसिस्टिविटी या जिसे कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोला जाता है, जिसे रो से डिनोट किया जाता है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, तो देखो हम कंसीडर करते हैं कि एक कंडक्टर है, ये तो सबसे अच्छा, हम लोग एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है, ये एक क्यूब है जिसका कि साइड का लेंथ कितना है, 1 मीटर है। तो सारे साइड 1 मीटर के हैं, तो बताओ ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, ये भी एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है, तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, तो R इक्वल टू हम लोग जानते हैं रो L बाई A। तो R इक्वल टू रो L कितना है, 1 मतलब यूनिट एरिया है ना, और सॉरी लेंथ कितना है, 1 मीटर है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से देखो R इक्वल टू क्या हो जाता है, रो हो जाता है ना। लेकिन देखो दोनों डायमेंशनली फिट नहीं, क्योंकि यहाँ देखो ना, ये था मीटर में और ये था मीटर स्क्वायर में। ठीक है,
तो यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखना चाह रहा हूँ कि R इक्वल टू रो ये तो आ गया, लेकिन ये न्यूमेरिकली इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ये क्या है, इफ़ एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, देन क्या हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो। हुआ या नहीं, R इक्वल टू रो एल बाई ए हम जानते हैं, दोनों को मैंने यूनिट ले लिया, यूनिट लेंथ लिया और यूनिट एरिया लिया, ठीक है। तो R इक्वल टू रो आ गया। तो इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि जब हम ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को 1 मीटर रखते हैं तो R और रो दोनों क्या हो जाता है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाता है, ठीक है। ठीक है, दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा, लेकिन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एक क्यूब जिसका कि साइड 1 मीटर है, उसका जितना रेसिस्टेंस होगा वही उसका रेसिस्टिविटी कहलाएगा, ठीक है ना। हमें किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी फाइंड करना है तो हम क्या लेंगे, जैसे सिल्वर का हमें रेसिस्टिविटी फाइंड करना है तो सिल्वर का मैं ले लूँगा 1 मीटर का क्यूब ले लूँगा, ठीक है ना। 1 मीटर साइड वाला एक क्यूब लूँगा और उसका जो रेसिस्टेंस आएगा वही उसकी रेसिस्टिविटी कहलाएगी। तो हम इसका डिफिनीशन किस तरह से दे सकते हैं, अब डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक है। इसका तो रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ, ठीक है। कंडक्टर को हम लेना है 1 मीटर स्क्वायर उसका होना चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया और 1 मीटर उसका लेंथ होना चाहिए, तब उसका जो रेसिस्टेंस आएगा वही रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसका यूनिट क्या होगा रेसिस्टिविटी का। तो हम लोग पढ़े ना R इक्वल टू रो एल बाई ए, यहाँ से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R A बाई एल, ठीक है। तो रो का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रो। तो देखो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा ओम मीटर, ठीक है। मतलब रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है, ठीक है। चलो अब मैं एक चीज़ कर देता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो रो का जो वैल्यू है ना, वो कंडक्टर के लिए पता है, कंडक्टर के लिए रो कितना होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। यदि ये दोनों फैक्टर को मैं कांस्टेंट कर दूं तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी पे। तो कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है, कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -6 इस रेंज का होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो इसलिए कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी क्या आता है, बहुत कम आता है, ठीक है। लेकिन बात करें यदि इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो 10 टू द पावर 12 इस रेंज का होता है। तो सोच लो ये कितना बड़ा वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब रेसिस्टेंस भी होगा तो इसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बहुत हाई होता है। इंसुलेटर का बहुत हाई होता है ना और कंडक्टर का लो होता है। सो थैंक यू गाइज, थैंक you for watching my videos. I hope you enjoy my videos and please like, subscribe and share my YouTube channel Academic Geeta. Thank you very much.